नमस्कार। कभी कभी कुछ विचार इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो सिर्फ किताबें नहीं बल्कि पूरे देश का भविष्य लिख देते हैं। आज हम भारत से निकले ऐसे ही 3 जबरदस्त विचारों की बात करेंगे जिन्होंने अर्थव्यवस्था, शिक्षा और यहाँ तक कि ब्रह्मांड को देखने के हमारे नजरिए को हमेशा के लिए बदल दिया। अच्छा, एक सवाल है। अर्थशास्त्र, शिक्षा और क्वांटम फिजिक्स, सुनने में तो ये तीनों बिल्कुल अलग-अलग दुनिया लगती है ना? पर क्या इनमें कोई कनेक्शन हो सकता है? कोई कॉमन धागा? हाँ, बिल्कुल है। और इसका जवाब छिपा है 3 महान भारतीय विचारकों की कहानियों में। तो चलिए अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं पहले विचारक के साथ, और वो हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उनका काम खासकर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में किसी क्रांति से कम नहीं था। तो उस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? सोचिए, एक ऐसा समाज, एक ऐसा आर्थिक ढांचा जिसकी नींव ही असमानता पर टिकी हो। जाति के नाम पर ऐसी दीवारें खड़ी थीं जो न सिर्फ मेहनत और पैसे के बहाव को रोक रही थीं, बल्कि सच पूछिए तो पूरे देश की तरक्की के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा बनी हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर की खासियत ये थी कि वो सिर्फ समस्याएं गिनाते नहीं थे, बल्कि उनके कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस भी देते थे। जैसे कि उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की नींव रखने में एक अहम भूमिका निभाई, मजदूरों के लिए आवाज उठाई, उनके काम के घंटे कम करवाए, न्यूनतम वेतन की वकालत की। मतलब उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई जो आज भी हमारे देश के आर्थिक ढांचे की रीढ़ हैं। चलिए अब अर्थव्यवस्था से निकलकर क्लासरूम की दुनिया में चलते हैं। हमारे दूसरे विचारक हैं रविंद्रनाथ टैगोर, और उनकी शिक्षा को लेकर जो सोच थी वो आज भी इतने सालों बाद भी उतनी ही ताज़ा और ज़रूरी लगती है। टैगोर के ये शब्द देखिए, इनमें कितना दर्द और सच्चाई है। वो उस समस्या की बात कर रहे थे जिससे वो खुद गुजरे थे। उस समय का जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम था वो कितना कठोर, कितना बेजान और एक तरह से जुल्म करने वाला था। एक ऐसा सिस्टम जो सीखने के मजे को ही मार देता था और बच्चों को बस 4 दीवारों में कैद करके रख देता था। तो टैगोर के विचार कितने आगे के थे ये देखिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को प्रकृति से जोड़कर सिखाओ, उनका सिर्फ दिमागी नहीं बल्कि पूरा विकास करो और उन्हें सीखने की आज़ादी दो। आज के ज़माने में सोचिए, जब हर तरफ स्क्रीन टाइम और पढ़ाई का इतना प्रेशर है, तब उनके ये विचार पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी नहीं लगते। और अब हमारी तीसरी और आखिरी कहानी। ये कहानी फिजिक्स की दुनिया के एक ऐसे मोड़ की है जहां सिर्फ एक खत ने इतिहास बदल दिया। जरा सोचिए, साल है 1924। भारत में एक प्रोफेसर बैठे बैठे क्वांटम फिजिक्स की एक ऐसी गुत्थी सुलझा देते हैं जिससे एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा जीनियस भी जूझ रहा था। कमाल है ना? तो सवाल उठता है, ये प्रोफेसर थे कौन? उन्होंने आइंस्टाइन को जो खत लिखा उसमें खुद को एक अनजान शख्स बताया। उनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, और बस यहीं से कहानी एक नया और दिलचस्प मोड़ ले लेती है। इस एक खत ने जो किया वो सच में कमाल था। बोस ने अपना पेपर भेजा, आइंस्टाइन ने उसकी अहमियत को फौरन पहचान लिया और उसे छपवाया। फिर आइंस्टाइन ने उस काम को और आगे बढ़ाया, और नतीजा ये हुआ कि ठीक 70 साल बाद उसी एक खोज पर वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज मिला। सोचिए, एक खत से नोबेल प्राइज तक का सफर। तो आखिर ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है क्या भला? आसान भाषा में कहें तो ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है। इसमें होता ये है कि जब एटम्स को, मतलब परमाणुओं को, बिल्कुल जीरो के करीब ठंडा कर दिया जाता है तो वो सारी मिलके एक सुपर एटम जैसा बर्ताव करने लगते हैं। और इसका फायदा ये कि हम क्वांटम दुनिया के अजीबो-गरीब नज़ारे अपनी आंखों से देख पाते हैं। तो ये थी 3 अलग-अलग कहानियां, 3 अलग-अलग दुनिया। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन तीनों को जोड़ने वाला धागा क्या है? इनमें कॉमन क्या है? एक अर्थशास्त्री थे, एक कवि थे और एक भौतिक विज्ञानी। जाहिर है तीनों की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थी, लेकिन उनका किसी भी समस्या को देखने का, उसे सुलझाने का नजरिया वो एक जैसा था। देखिए, अंबेडकर, टैगोर और बोस, इन तीनों ने ही अपने अपने फील्ड की बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक बिल्कुल नया नजरिया सामने रखा। एक ऐसा नजरिया जो उस वक्त के एस्टैब्लिश्ड यूरोपियन मेनस्ट्रीम से एकदम अलग था, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर गुजरे हुए कल की मुश्किलों को उन लोगों ने सुलझाया जो मेनस्ट्रीम से बाहर सोच रहे थे, तो हमारे आने वाले कल की चुनौतियों का हल किसके नजरिए में छिपा होगा? शायद
शायद जवाब उन आवाज़ों में है जिन्हें आज हम सुनने से चूक रहे हैं।